आपका स्वागत करता हूँ आरसीसी स्ट्रक्चर के अगले लेक्चर सीरीज़ में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MOR या MR भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोध आघूर्ण। तो दोस्तों ये जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें क्वेश्चन क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो क्या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या बहुत बार क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी क्या WSM मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो जनरली जब हम क्या किसी बीम पे क्या लोड आता है तो उस लोड के कारण जो है उस बीम में क्या है कुछ क्या है बेंडिंग मूवमेंट क्या उपजता है। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट उसमें क्या जनरेट होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको बंकन आघूर्ण। ठीक है, बंकन क्या उसमें क्या जनरेट होता है, बेंडिंग मूवमेंट उसमें उत्पन्न होता है। तो इस बीम क्या इसका कुछ वो करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी उसका कुछ प्रतिरोध करेगा, यानी ताकि वो क्या सेफ रह सके। तो इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार कह सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बीम टू बेंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी बीम पर आने वाले लोड के कारण जो है बीम पर जो बेंडिंग मूवमेंट उपजता है तो उसका जो बीम के द्वारा जो प्रतिरोध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी जनरली क्या डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या डेफिनेशन लिख दी है। तो इस डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेक्शन अगेंस्ट द बेंडिंग मोमेंट इज नॉन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सेक्शन, यानी यहाँ पे सेक्शन कुछ भी हो सकता है, बीम कॉलम वगैरह कुछ भी। ठीक है, स्लैब। ठीक है, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के विरुद्ध, उसको बोलते हैं प्रतिरोध आघूर्ण। ठीक है, तो हिंदी में लिखें कि किसी सेक्शन द्वारा जो है उस पर उपजने वाले बेंडिंग मोमेंट के प्रति जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, किसी सेक्शन यानी किसी काट द्वारा उस पर उपजने वाले बेंडिंग मोमेंट यानी बंकन आघूर्ण, बेंडिंग मोमेंट के प्रति जो प्रतिरोध किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या समझ में आएगा। तो अब हम इसके क्या फॉर्मूले पे चलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, 1 मिनट, यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं। इसके जनरली क्या दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है कंप्रेशन साइड से, एक होता है टेंशन साइड से। ठीक है दोस्तों, तो इसके मैं टेबल बना देता हूँ एक। इससे क्या इसको समझने में इजी होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो फोर्स इंटू, ये होता है हमारे पास फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या है, जो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है, ये ये क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ये यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब इसके भी क्या फर्दर क्या दो फॉर्मूला है, इसको जब आगे क्या क्लासीफाई करेंगे तो एक इसका फॉर्मूला होता है, एक अगर इसका क्या एक कंप्रेशन फोर्स इंटू क्या होता है लीवर आर्म, एक होता है टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख देते हैं पहले। ये होता है हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, यहाँ पे LA का मतलब है लीवर आर्म, और एक होता है हमारे पास टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। ठीक है, एंड लीवर आर्म का इससे पहले मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। बीच में यहाँ पे एक हम लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको क्या कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म
एंड अगर क्या एक फार्मूला और है, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज। अब यहाँ पे हमने क्या इससे पहले लेक्चर में बताया था कि कंप्रेसिव फोर्स होता क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें उसको, तो ये आप फोर्स, इससे पहले लेक्चर में मैंने क्या इसको क्या क्लियर वो आप लोगों को बताया था। तो फोर्स इक्वल टू क्या था, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा एस टी है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। एरिया यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टील का हमने लिया था, तो एरिया की जगह यहाँ पे ए एस टी आया था, फोर्स की जगह यहाँ पे स्ट्रेस आया था, ठीक है। तो स्ट्रेस, इस ये फोर्स जो होता है हमारे पास, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। अब जो हम यहाँ पे लेंगे एरिया, जो हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे एवरेज एरिया, ठीक है। एंड सॉरी, यहाँ पे जो हम स्ट्रेस लेंगे वो लेंगे एवरेज एरिया आएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे लिखते हैं, तो ये जगह एवरेज स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स की जगह आएगा एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, ठीक है। लीवर आर्म यहाँ पे है ही। एंड टेंसाइल फोर्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या एवरेज, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, एवरेज है, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो जनरल हमने क्या क्लियरिफाई कर दिया था इससे। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं इन दोनों का, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस है, जब कंप्रेशन में हम आएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे सिग्मा सी बी सी, एंड यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जब इनका क्या है एवरेज लेंगे, तो एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई क्या कर देते हैं हम, 2 कर देते हैं, जितने हमारे पास क्या नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस जो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस था वो 0 था, एंड टॉप फाइबर पे उस पर स्ट्रेस क्या था, सिग्मा सी बी सी। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 अंक है, इसलिए हम यहाँ से क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका एरिया क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई बाई इसकी जो डेप्थ है यानी एन ए, यहाँ से यहाँ तक क्या एन ए है, तो इसका एरिया की जगह बी मल्टीप्लाई बाई एन ए, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाई एन ए। एंड लीवर आर्म का इससे पहले मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, आई होप कि आपको क्या पता होगा। लीवर आर्म को हमने इससे पहले जनरली जो फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्लेरिफाई करा था वो था जेड इक्वल टू डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3। यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये जगह डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर इसको आगे कर दें तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, यानी जो स्टील में स्ट्रेस था, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था एक टेबल, तो स्टील में स्ट्रेस कितना था हमारे पास, एम स्ट्रेस था इसमें सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम, एंड इसका एरिया जो था इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एम इंटू ए एस टी। तो इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम, एंड इसका एरिया हो जाएगा एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म की वैल्यू ये सेम रहेगी, डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या 2 फॉर्मूला आ गए हैं, ठीक है। अगर इनको क्या इसमें लिखें, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हाफ सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एन ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर क्या है हमारे पास कंप्रेशन साइड का ये फार्मूला है, ठीक है। इन फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे हम आगे आने वाले क्या इसमें देखेंगे, आगे हम इसको क्या क्लियरिफाई कर देंगे। एंड यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला क्या याद होना चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फार्मूला क्या हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनको क्या हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो आई होप कि आपको क्या इतना समझ में आ गया होगा। अब ये क्या हमारे पास था पूरा एक क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या स्पेशल होता है टॉपिक। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस सेक्शन, व्हाट इज़ अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड व्हाट इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो इसका अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस सेक्शन यानी संतुलित खंड।
तो हमारे पास के 3 टाइप के क्या सेक्शन आते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। एक होता है बैलेंस सेक्शन, एक होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संतुलित खंड, कम प्रतिबलित खंड एंड अति प्रतिबलित खंड। ठीक है दोस्तों, तो आप समझते हैं कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, इफ़ मैक्सिमम permissible stress in concrete, stress in concrete यानी जो सिग्मा CBC है, ठीक है, एंड मैक्सिमम permissible stress in steel यानी इसको बोलते हैं सिग्मा ST। ठीक है, रीचेज एट सेम टाइम, रीचेज एट द सेम टाइम ठीक है, सेम टाइम इन RCC सेक्शन दैट इट then it is known as balance section, same time in RCC section। ठीक है, then it is known as balance section। तो अब इसका क्या मीनिंग समझते हैं दोस्तों, ठीक है, कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है। हिंदी में बात करें तो यदि जो है कंक्रीट में जो क्या होता है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है, जिसको क्या बोलते हैं सिग्मा CBC, एंड जो स्टील में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है यानी सिग्मा ST जो है अपने जो है मैक्सिमम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, यानी मैक्सिमम जब टाइम होता है उसमें सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तो उसको बैलेंस सेक्शन होता है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में क्या होता है जनरली कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्या होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के क्या बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर दिस सेक्शन दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ बैलेंस सेक्शन, व्हाट इज़ अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड व्हाट इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या ध्यान से देखेंगे। इसके लिए क्या होता है NA इक्वल टू क्या होता है NC, यानी जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्या है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बीम को जनरली जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसको क्या बैलेंस सेक्शन मान के क्या डिज़ाइन करते हैं। अब तो इसको लिखते हैं, एक पॉइंट इसमें और घुसा देते हैं। डिज़ाइन ऑफ ए बीम is always done as a बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो जब भी हम क्या बीम को डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या बैलेंस सेक्शन क्या उसको क्या अज्यूम करके क्या डिज़ाइन करेंगे। अगर हम इसका चित्र प्लॉट करें, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या इस चित्र को भी क्या प्लॉट कर दिया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आप समझते हैं कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता क्या, यानी लघु प्रतिबलित खंड होता क्या। तो यहाँ पे मैंने जनरली आपको लेके एक चित्र प्लॉट कर दिया है, लेकिन जो क्या है स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, यानी जो बीम सेक्शन होता है उसका क्या स्ट्रेस डायग्राम है। तो यहाँ पे जो जनरली आप लोग देखते हैं, तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील यानी सिग्मा ST रीचेज बिफोर द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट देन इट इज़ नाउन एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्स मतलब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो स्टील की मात्रा होगी वो क्या होगी बैलेंस सेक्शन की अपेक्षा क्या जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसकी अपेक्षा क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो इसमें स्टील की अंडर मतलब कम, रेनफोर्स यानी इसमें जो स्टील की मात्रा होगी वो क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे जो जनरली कहा गया है कि जो
तो इस प्रकार के सेक्शन में क्या होगा, जो स्टील में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है यानी सिग्मा एस टी, वो क्या कर जाएगा, जो कंक्रीट में उत्पन्न मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस यानी सिग्मा सी बी सी से जो है पहले ही रीच कर जाएगा। यानी जो अगर क्या कंक्रीट, जैसे क्या हमारे पास कोई सेक्शन है, हमने क्या बीम ले लिया है, तो उस पर अगर हमने क्या उसको क्या कम प्रतिफलित किया यानी रेनफोर्स की मात्रा उसमें क्या कम डाली हुई है एज़ कम्पेयर टू बैलेंस सेक्शन, तो उसमें क्या कर जाएगा, तो उसमें जो सबसे पहले फेलियर अगर होगा वो क्या होगा, स्टील में फेलियर होगा। और जनरली जो है हम यही चाहेंगे कि हमारा सेक्शन जो है पहले स्टील में क्या है, हमको क्या पहले जब फेल हो तो हमको क्या प्रायर वार्निंग देकर जाए, यानी हमको क्या है बचने का पर्याप्त समय मिल जाए। ठीक है, जैसे हमारे उसमें अगर क्या जैसे हमने एक बीम में स्टील डाला हुआ है, तो सबसे पहले अगर उसमें क्या स्टील में अगर क्या स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो हमको क्या प्रायर वार्निंग मिल जाएगी एंड हम क्या सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे। तो जनरली हम क्या इसी प्रकार के सेक्शन को क्या प्रेफर करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेक्शन होता है उसमें जो है स्टील में उत्पन्न जो वो होता है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस यानी सिग्मा एस टी इज़ ग्रेटर देन क्या होता है, यानी सिग्मा सी बी सी, यानी जो स्टील में उत्पन्न जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो कंक्रीट में उत्पन्न इससे क्या है पहले क्या रीच कर जाता है। और जो सेक्शन होता है वो क्या होता है स्टील, इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार के सेक्शन में जो है स्टील पहले क्या है फेल होता है। ठीक है, एंड कंक्रीट उसके बाद क्या फेल होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के सेक्शन में जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या कम प्राप्त होती है। और ये कैसे प्राप्त हुई, चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस यानी जो यहाँ पे जो है बराबर होना चाहिए था, जितना यहाँ पे देखो लाइन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या स्टील ये क्या है उत्पन्न क्या है स्ट्रेस है, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या कंक्रीट में उत्पन्न क्या स्ट्रेस है, तो ये दोनों के बराबर थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि यहाँ पे क्या है स्टील में उत्पन्न जो स्ट्रेस है वो क्या कंक्रीट से क्या है बाद में क्या पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेस की वैल्यू हमने क्या जो आप लोग लाइन यहाँ पे देखते हैं ये कम हो गई है। तो ठीक है, तो तब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या कम प्राप्त हो गई। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए इज़ लेस देन होता है एन सी। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या प्राप्त होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्या समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अगर हम जो है फॉर्मूला अगर हमारे पास क्या क्वेश्चन में आ जाता है कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या कम प्राप्त होती है, तब हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जो जनरली हम क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम क्या उस वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को ये क्या है जनरली पता होना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास क्या अंडर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड कई बार जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे हम एन ए लेके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेके क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लें। तो जनरली क्या है हमें आप क्या इसको क्या क्लियरली समझ लें, क्योंकि यहाँ पे देखो एन ए इज़ लेस देन क्या एन सी है, यानी कि एक्चुअल डेप्थ क्या है क्रिटिकल डेप्थ से अगर क्या यहाँ पे कम है, तो हम जनरली सेफर साइड के लिए क्या करेंगे हम उसको क्या कम वैल्यू वाले अपनाएंगे। यानी जो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस क्या कम आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या एन ए की वैल्यू लेंगे। अब हम आते हैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो मैं पहले आपके लोगों के लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन भी लिख दी है। तो आप लोग देखते हैं इफ़ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील यानी सिग्मा एस टी रीचेज बिफोर द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा सी बी सी आई स्टील फेल्स बिफोर कंक्रीट देन इट इज़ नाउन एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। यानी जो कंक्रीट में जो स्टील में उत्पन्न जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है वो क्या है कंक्रीट में उत्पन्न मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से यदि पहले पहुँचते हैं तो उस प्रकार के सेक्शन को क्या कहते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन यानी लघु प्रतिफलित खंड कहते हैं। और जनरली क्या अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल। तो जनरली हम क्या चाहेंगे हम इसी प्रकार का सेक्शन क्या है अपने क्या स्ट्रक्चर में क्या यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, और ये क्या इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो मैं आपको क्या पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं यहाँ पे जो है आपके लिए जो है ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या अति प्रतिफलित खंड के लिए यहाँ पे चित्र दिखा दिया है। तो इसके क्या पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज बिफोर maximum permissible stress in steel i.e. concrete fails before steel then it is known as over reinforced section। तो over reinforced जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि over क्या reinforced हो रहा है, यानी इसमें स्टील की मात्रा क्या ज़्यादा है। तो जनरली क्या इस टाइप के सेक्शन क्या है जो जिसमें स्टील की मात्रा क्या ज़्यादा पड़ी हुई या डाली हुई जाती है, तो उस प्रकार के सेक्शन में जो है कंक्रीट क्या पहले फेल होता है। यानी
जब उस पर क्या है लोड आएगा तो उसके कारण जो कंक्रीट क्या है पहले फेल होगी। तो जनरली हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि कंक्रीट पहले फेल हो, क्योंकि अगर क्या कंक्रीट पहले फेल होती है तो हमें क्या कोई पहले प्रायर वार्निंग नहीं देती है। वो सीधे क्या अगर क्या किसी कंक्रीट पे क्रैक उत्पन्न हो गए तो उस जनरली क्या सीधे क्या वो क्या हो जाएगा ध्वस्त हो जाएगा, या फिर क्या जो स्ट्रक्चर होगा या जो सेक्शन होगा वो क्या टूट जाएगा, हमें कोई प्रायर वार्निंग मिलेगी नहीं। इसलिए इस प्रकार के सेक्शन को हम क्या जनरली क्या ना तो डिज़ाइन करते हैं ना ही कि हम क्या इसको क्या प्रेफर करते हैं कि हम क्या ओवर इन्फो सेक्शन क्या है क्या कहीं पे बनाएं। तो हम क्या जनरली क्या अंडर इन्फो सेक्शन क्या यूज़ करते हैं। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो क्या स्टील में उत्पन्न जो स्ट्रेस है इससे क्या ज़्यादा है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन क्या है दोनों क्या यहाँ पे बराबर थी, यानी ये सिग्मा स्ट्रेस क्या यहाँ पे सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम था, यहाँ पे क्या सिग्मा सी बी सी था। लेकिन क्योंकि इस प्रकार के सेक्शन में जो है कंक्रीट में जो है स्ट्रेस पहले क्या उत्पन्न क्या है पहले उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल जो स्ट्रेस है वो पहले उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा कर दी गई। एंड जो स्टील है वहाँ पे इसकी वैल्यू जो ये लाइन है यहाँ पे क्या स्ट्रेस कम कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो ये कम लाइन दिखा रही है स्ट्रेस को क्या है कम दिखा रही है, यहाँ पे क्या स्टील में जो स्ट्रेस क्या यहाँ पे बाद में क्या उत्पन्न होंगे एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या सिग्मा एस टी होना तो यहाँ पे क्या चाहिए था सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम, लेकिन अब यहाँ पे जो हो गया वो हो गया नया स्ट्रेस जो यहाँ पे उत्पन्न हो गया वो गया सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम। तो जो यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है जब हम इसको क्या यहाँ से मीट करेंगे यहाँ से मीट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो ये थी एक्चुअल डेप्थ ये क्या यहाँ पे जो क्रिटिकल डेप्थ है इससे क्या हो गई ज़्यादा हो गई। तो ओवर इन्फो सेक्शन में क्या होता है जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओवर इन्फो सेक्शन में क्या होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या ज़्यादा होती है। एंड इसके लिए जो हम जनरली क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं 1 मिनट। इसके लिए जो जनरली फॉर्मूला होगा जो हमने क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था कंप्रेशन साइड से, यानी कंप्रेशन फोर्स इंटू लेबर आर्म, तो वहाँ से जो फार्मूला निकला था हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी, ठीक है। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वहाँ से फॉर्मूला निकला था हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी मल्टीप्लाई बाई बी इंटू एन ए इंटू डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम अगर हमारे पास क्या इस प्रकार का सेक्शन क्या क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट हो जाता है, यानी अगर वहाँ पे क्या आता है जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या है ज़्यादा आ जाती है, तो हम क्या इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले फार्मूले का क्या यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखते हैं ये वाला फार्मूला हम वहाँ पे लगाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी मल्टीप्लाई बाई बी इंटू एन ए डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए डिवाइड बाई 3। तो आए दोस्तों कि आपको क्या इतना ही कि समझ में आ गया ये मोमेंट ऑफ इसका आपके स्क्रीनशॉट ले लें। एंड यहाँ पे क्या ये इससे पहले हमने अंडर इन्फो सेक्शन फिर ओवर इन्फो सेक्शन एंड इससे पहले हमने समझा था बैलेंस सेक्शन, ठीक है। एंड इसकी जो है डेफिनेशन मैं लिखना भूल गया हूँ तो इसके पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इफ मैक्सिमम परमिसिबल stress in concrete reaches before maximum permissible stress in steel, i.e. concrete fails before steel, then it is known as over reinforced section। आप दोस्तों कि आपको क्या इतना समझ में आएगा। एंड प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत से बार क्या पहुंचा गया कि व्हाट इज़ बैलेंस सेक्शन, व्हाट इज़ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, व्हाट इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अब अगर हम क्या हिंदी भाषाई लोगों की स्टूडेंट को भी क्या ध्यान में यहाँ पे क्या पूरा रखा जाएगा। तो आप लोग देखते हैं आप लोगों के लिए भी जनरली हमने हिंदी भाषा में क्या यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सेक्शन है। एक है अंडर रेनफोर्स सेक्शन इफ़ एन ए इज लेस देन क्या एन सी। बैलेंस सेक्शन में क्या होगा एन ए इक्वल टू होगा एन सी, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के क्या बराबर होगी।
एंड फिर क्या यहाँ पे ओवर रेनफोर्स में क्या हो जाएगा, NA इक्वल टू हो जाएगा NC के बराबर। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन की अगर क्या डेफिनेशन देखें, XA यहाँ पे मैंने XA लिखा है तो आप लोग इसे क्या NA कर देना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे NA और NC से समझा है, यहाँ पे XC से लिख दिया। तो वह बीम जिसमें रेनफोर्स स्टील की मात्रा अपेक्षाकृत जो है कम यूज़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, अंडर रेनफोर्स बीम कहते हैं। एंड अंडर रेनफोर्स बीम में जो है बीम जो है पहले टेंशन में फेल होता है, क्योंकि स्टील जो है कंक्रीट से पहले अपनी क्या परमिसिव रेजिस्टेंस ग्रहण कर लेती है, जो इससे पहले हमने क्या समझाया था। एंड ओवर रेनफोर्स यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जो NA है यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पहले आ रहा है, ये बाद में, इसकी जो डिस्टेंस है यानी दूरी है यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या इसको क्या चित्र के माध्यम से भी क्या समझा दिया गया है, ठीक है। ओवर रेनफोर्स में क्या होगा, वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक ली जाती है उसे क्या ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड इस स्थिति में बीम पहले जो कंप्रेशन में फेल होती है, क्योंकि कंक्रीट स्टील से पहले जो अपनी परमिसिबल स्ट्रेस क्या ग्रहण कर लेता है, ठीक है। लिवर आर्म मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं बैलेंस सेक्शन पे, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन का यहाँ पे आप क्या डेफिनेशन देख सकते हैं बैलेंस सेक्शन की, कि वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा आवश्यकता अनुसार ली जाती है, यानी बैलेंस में ली जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस बीम कहलाती है, या बैलेंस क्या है, रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। इसमें जो जनरली NA इक्वल होता है NC के क्या बराबर होता है, ठीक है। इस स्थिति में बीम टेंशन और कंप्रेशन दोनों में क्या एक साथ फेल होती है, क्योंकि बैलेंस बीम में स्टील जो और कंक्रीट दोनों एक साथ जो अपनी परमिसिव स्ट्रेस ग्रहण करते हैं। एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी बीम पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है तो उसके कारण बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर जो है एक इंटरनल फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड कंप्रेशन फोर्स जो टेंसाइल फोर्स तथा लिवर आर्म के गुणनफल को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इससे पहले मैंने आपको क्या फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्या ये वीडियो लेक्चर क्या पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। और इसके बाद जो हमारे जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर क्या है न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।